हेलो स्टूडेंट। आज हम ट्वेल्थ का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं। लेक्चर में जो भी चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास हो तब आप कमेंट सेक्शन में जाएं और वहां पर क्वेश्चन को टाइप करें। और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे भी इससे पता चलेगा आप लेक्चर देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी दूसरे बुक से भी कोई क्वेश्चन हो उस चैप्टर से रिलेटेड तब भी आप वहाँ पर पूछें हमें, आपको वहाँ उसका आंसर मिल जाएगा, है ना। इसके बाद हम आज स्टार्ट करते हैं ट्वेल्थ का सेकेंड चैप्टर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना। तब आज हम समझेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे परफॉर्म होता है ना। इस तरह के प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है वो है फ्लावर, जिसके हेल्प से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म हो पाता है। तब हम सबसे पहले समझते हैं फ्लावर के बारे में, है ना। ये फ्लावर जो है वो क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ सूट, यह सूट का मॉडिफिकेशन है ना। थोड़ा सा हम देखते हैं कि इस फ्लावर में किस तरह से रिप्रोडक्टिव यूनिट है और वो किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे, है ना। तब सबसे पहले देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये प्लांट का कोई ब्रांच है ना। इस तरह से ये मान लीजिए प्लांट का कोई ब्रांच है या स्टेम है और इसके साथ फ्लावर जुड़ा हुआ है ना। तो सबसे पहले फ्लावर से जो इस तरह से ब्रांच से इस तरह से जो यूनिट अराइज होगा स्टॉक लाइक, है ना। इस स्टॉक लाइक यूनिट को हम क्या कहेंगे, तो इस स्टॉक लाइक यूनिट को हम कहेंगे पेडिसेल, ठीक है ना। पेडिसेल का जो ऊपर का हिस्सा होगा ये सोलेन होगा, उभरा हुआ होगा, फुला हुआ होगा, है ना। ये सोलेन जो एरिया होगा इसे हम क्या कहेंगे, थैलमस, है ना, इसको थैलमस कहेंगे। इसके बाद इस थैलमस के नज़दीक क्या होगा, इसमें लीफ लाइक का स्ट्रक्चर अराइज होगा इस जगह से, है ना। इस तरह से लीफ लाइक का स्ट्रक्चर अराइज होगा और हम इस लीफ लाइक का स्ट्रक्चर के हर एक यूनिट को क्या कहेंगे, इस हर एक यूनिट को कहेंगे सेपल, है ना। और ये सेपल जो होता है वो वल्स के रूप में अरेंज होता है, सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होता है और कंप्लीट फॉर्म को हम क्या कहेंगे, कैलिक्स, है ना। तो हम समझ रहे हैं सेपल और कैलिक्स में क्या डिफरेंस है। सेपल हर एक यूनिट को कहेंगे, जो लीफ लाइक ग्रीन पार्ट है उसको सेपल, और जब ये पूरा वर्ल्स बना रहा है, सर्कुलर फॉर्म बना रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, कैलिक्स, है ना। इसके ऊपर फ्लावर का क्या होगा, कलरफुल पार्ट होगा, है ना। इसके ऊपर फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है और कलरफुल पार्ट के हर एक यूनिट को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पेटल, है ना। इसी तरह से पेटल भी सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होगा और कंप्लीट अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कोरोला, ठीक है। इसके बाद हम फ्लावर के सेंट्रल रीजन में इस तरह से देखते हैं, तब इसके सबसे अपेक्स पॉइंट पे सबसे ऊपर एक वाइड स्ट्रक्चर होगा और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से नीचे आएगा और इसके बेस पर इस तरह से एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होगा, है ना। तब हम यहाँ इस पार्ट को क्या कहेंगे, ये जो पार्ट है इसे हम कहेंगे स्टिग्मा, है ना। और ये वाइड स्ट्रक्चर होगा, इसके नीचे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे स्टाइल, है ना। और इसके नीचे जो बेस पर इस तरह से ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है इसे क्या कहेंगे, ये होगा ओवरी, है ना। तब हम बीच के पार्ट पे इस तरह से स्ट्रक्चर देखिए, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, है ना। ये तीनों मिलाकर जो इलोंगेटेड पार्ट बना रहा है, इस इलोंगेटेड पार्ट को क्या कहेंगे,
इस इलोंगेटेड पार्ट को हम कहेंगे कार्पेल या इसी को कहेंगे पिस्टिल, है ना। इसे क्या कहेंगे, कार्पेल या पिस्टिल, है ना। तो हर एक कार्पेल या पिस्टिल किससे बना है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से, है ना। ये कार्पेल या पिस्टिल क्या है, अब यह प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, यह फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है ना। और प्लांट के केसेस में फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं गाइनोसियम, है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है, कार्पेल या पिस्टिल, इसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को क्या कह रहे हैं, गाइनोसियम, और ये बना हुआ है कार्पेल या पिस्टिल का, है ना। और हर एक कार्पेल या पिस्टिल में कितने पार्ट है, 3, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, है ना। ये कार्पेल या पिस्टिल का संख्या 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या इससे ज्यादा भी हो सकता है। यदि किसी प्लांट में एक कार्पेल है ना, तब हम इसे क्या कहेंगे, मोनो कार्पेलरी फ्लावर, है ना। अगर 2 कार्पेल है तब क्या कहेंगे, बाई कार्पेलरी फ्लावर, है ना। और अगर इससे ज्यादा है, मोर देन 2, तब क्या कहेंगे, मल्टी कार्पेलरी फ्लावर, है ना। इस तरह से आपने देखा फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब हम देखेंगे इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, है ना। तो इस तरह से पार्ट इसके सराउंडिंग अराइज होगा, और इस पार्ट में हम थोड़ा सा इसको इस जगह पर सेपरेट करते हैं। ये मान लीजिए इस तरह से ये पेडी सेल है ना, इसके ऊपर ओवरी है ना, ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट कार्पेल या पिस्टिल, और इसके इस तरह से ये स्ट्रक्चर राइज हो रहा है जिसे हम यहाँ देखते हैं, है ना। इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एंथर, ठीक है। और इसके नीचे क्या होगा, ये फिलामेंट, है ना। अब देखिए ये फिलामेंट का एक एंड यहाँ है, दूसरा एंड यहाँ है, तो जहां से ये ओरिजिन हो रहा है, ध्यान देना इस बात को, फिलामेंट का वो पार्ट जो ओरिजिन हो रहा है, जिस लोकेशन से ये ओरिजिन हो रहा है, इसको क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल एंड, है ना, जहां से फिलामेंट अराइज हो रहा है। इसके बाद जहां पर ये लास्ट कर रहा है, इसको क्या कहेंगे, डिस्टल एंड, है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि बीच में सेंट्रल रीजन में हमें क्या दिख रहा है, कार्पेल या पिस्टिल, इसके चारों तरफ क्या दिख रहा है, तो ऊपर का स्ट्रक्चर हम एंथर का इसे, और नीचे जो ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर है इसे क्या कहते हैं, फिलामेंट। ये एंथर और फिलामेंट दोनों मिलकर, कौन कौन, एंथर और फिलामेंट, है ना, ये दोनों मिलाकर प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। और मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एंड्रोसियम, ठीक है। इससे पहले एक चीज और, जिस तरह से स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों मिलकर एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बना रहा था और इसे हम कार्पेल या पिस्टिल कह रहे थे, उसी तरह से एंथर और फिलामेंट भी जुड़कर एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बना रहा है, और इस इलोंगेटेड स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे स्टेमेन, है ना। तब हम कह सकते हैं कि एंड्रोसियम या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का फॉर्मेशन बहुत सारे स्टेमेन के मिलने से हुआ है ना। इसे हम एक्चुअली कह रहे थे कि ये मॉडिफिकेशन ऑफ सूट है। थोड़ा सा हमें समझना है कि यह मॉडिफिकेशन ऑफ सूट कैसे है। इससे पहले हमने देख लिया कि इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कहते हैं, गाइनोसियम, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कहते हैं, एंड्रोसियम, है ना। अब समझते हैं कि यह सूट का मॉडिफिकेशन कैसे है। जैसे
अगर हम एक सूट को देखें तब सूट में क्या होता है, नोड और इंटर नोड, है ना, यही पार्ट होता है। नोड के पार्ट से ही फ्लावर अराइज होते हैं। सपोज मान लीजिए कि यह एक सूट है और सूट का सबसे ऊपर का हिस्सा है ना, और इसके ऊपर फ्लावर ना अराइज होकर के इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट अराइजेज है, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पर भी लीफ अराइज ना होकर के इस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट अराइज है। इस जगह पर भी मान लीजिए इस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट अराइज है ना। इसके नीचे मान लीजिए इस तरह से कलरफुल पार्ट अराइज है, और इसके नीचे मान लीजिए इस तरह से लीफ लाइक स्ट्रक्चर अराइज है ना। और अगर हम इस सूट को पुष्ट कर दें, इस तरह से नीचे अगर दबा दें, तो ऐसा पुष्ट करने से क्या होगा, ये इंटर नोड का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। तो ये इसी तरह से एक्चुअली पुष्ट हम इसे कह सकते हैं हाईली मॉडिफाइड पार्ट है ना। जब ये पुष्ट हो गया तब क्या हुआ, जैसे ये मान लीजिए कि एक नोड है, ये दूसरा नोड है, इसके बीच का डिस्टेंस काफी कम चुका है और ये पैरेलल लगभग आ चुका है। ये तीसरा नोड है, ये चौथा नोड है। तो इस तरह से हर एक नोड से क्या है, फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स अराइजेज है ना। तब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्लावर क्या है, तो सूट का ये मॉडिफाइड फॉर्म है ना। ये तो देख लिया हमने, और ये भी देखा कि इसमें रिप्रोडक्टिव यूनिट है, इसका मतलब यह पार्टिसिपेंट्स होगा किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब हमें समझना है, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या देखा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, है ना। प्री फर्टिलाइजेशन में हमने क्या देखा था, इसमें होता है गैमेटोजेनेसिस एंड ट्रांसफर ऑफ गैमेट, है ना। तो इसमें हम बारी बारी से देखेंगे कि इसमें मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कैसे होंगे, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कैसे होंगे और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कैसे होंगे, है ना। इसके बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट में भी यही सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, और उसमें देखते हैं कि यह किस तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व है या इसका फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें हम समझते हैं, है ना। तो बारी बारी से हम देखेंगे, पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फिर इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। तो स्टार्ट करते हैं पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है, इसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कहते हैं एंड्रोसियम, है ना। एंड्रोसियम बना हुआ किस चीज का होता है, कंसिस्ट ऑफ स्टेमेन, स्टेमेन से बना है ना। स्टेमेन में क्या है, स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, है ना। पहले ये दोनों चीजों को समझते हैं। जैसे अगर हम एंथर का स्ट्रक्चर देखें तो हमें इस तरह से मिलेगा, इस तरह से, है ना। तो इसे हम क्या कर रहे थे, ये है एंथर, है ना। ये क्या है, फिलामेंट, है ना। इसका ये पार्ट क्या था, प्रॉक्सिमल एंड, ये पार्ट क्या था, डिस्टल एंड, यही था ना। अब यहाँ पर समझना है कि ये तीनों मिलाकर के, सॉरी, एंथर और फिलामेंट मिलकर के क्या बनाया, स्टेमेन, है ना। और ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो हमें ये समझना है कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सबसे पहले जब प्री फर्टिलाइजेशन होता है तब उसमें क्या बनता है, गैमेटोजेनेसिस और ट्रांसफर ऑफ गैमेट। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि गैमेटोजेनेसिस कहाँ होगा या गैमेट बनेंगे कहाँ, है ना। इसके बाद वो ट्रांसफर होगा, वो सेकेंडरी मैटर। सबसे पहले हमें समझना है कि गैमेट बनेगा कहाँ।
और किस तरह से बनेगा, है ना। तो हम देखते हैं कि इसका दो ही पार्ट है इंपॉर्टेंट, एक फिलामेंट और दूसरा एंथर, है ना। तो दोनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि फिलामेंट का काम क्या है ना। फिलामेंट का फर्स्ट काम क्या है, यह जोड़े हुए, इसको अटैच किए हुए किसके साथ, इसका बेस जो थैलमस था उसके साथ जुड़े हुए है किसको, एंथर को। तो फिलामेंट के हेल्प से एंथर जो है वो जुड़ा हुआ है, अटैच है फ्लावरिंग पार्ट में। और इसका काम क्या है, तब यह जो होता है इसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं, है ना। इसका मतलब यह वैस्कुलर टिश्यू कंटेन करता है और ऐसा होने की वजह से यह एंथर तक क्या करता है, न्यूट्रिशन को कैरी करता है ना, कैरी न्यूट्रिएंट टू एंथर। ठीक है, काम समझ में आ रहा है। फिलामेंट का काम क्या है, या इसमें जाइलम और फ्लोएम होने की वजह से ये न्यूट्रिएंट को कहाँ कैरी करके ले जाता है, एंथर तक कैरी करता है ना। अब हमें ये समझना है कि एंथर तक न्यूट्रिएंट जा रहा है, लेकिन एंथर में उस न्यूट्रिएंट का क्या हो रहा है ना। इसके लिए हमें क्या समझना होगा, इसके लिए हमें समझना होगा कि एंथर का स्ट्रक्चर क्या है ना। तो हम यहाँ पर समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, है ना। देखेंगे कि एंथर का स्ट्रक्चर किस तरह का है और ये न्यूट्रिएंट जा करके वहाँ कर क्या रहे, है ना। तो इसको हम कट करते हैं इस तरह से, अगर ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं इसका, है ना। तो ट्रांसवर्स सेक्शन में हमें क्या दिखाई देगा, थोड़ा सा देखते हैं, है ना। तो ट्रांसवर्स सेक्शन लिया इस तरह से, है ना। तो ये जो पार्ट हो गया ये क्या है, एंथर, सॉरी फिलामेंट, है ना। और ये है एंथर। एंथर जो है सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एंथर में इधर एक पार्ट जुड़ा हुआ है, दूसरा पार्ट इधर है। तो ये हर एक दोनों पार्ट हम कहते हैं कि यह एक लोब है और इसका संख्या कितना है, 2। तब हम कह सकते हैं कि ये बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है ना। किस तरह का है ये, बाई लोब्ड, और दोनों लोब को सेपरेट कौन कर रहा है, तो ये जो फिलामेंट है ये अंदर की तरफ इन कर जा रहा है ना। दोनों लोब के बीच से इन कर रहा है, तो ये फिलामेंट ही क्या कर रहा है, दोनों लोब को एक दूसरे से सेपरेट कर रहा है ना। लेकिन जैसे ही ये फिलामेंट एंथर के अंदर इन करता है, तब हम इसके पार्ट को कहते हैं कनेक्टिव। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं हम कनेक्टिव, है ना। तो कभी भी ये क्वेश्चन आए कि एंथर के दोनों लोब को सेपरेट कौन करता है, तो कभी भी हम उसको फिलामेंट नहीं बताएंगे, क्या कहेंगे उसको, कनेक्टिव। क्योंकि यहाँ पर इसका नाम चेंज हो जाता है, लेकिन एक्चुअली वो बना हुआ किससे है, कनेक्टिव फिलामेंट का ही पार्ट है ना। इसके बाद अगर इस एंथर के अंदर की तरफ देखें, तब हमें इस तरह का पार्ट दिखाई देगा, है ना। इस तरह से ये दिखाई देगा। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 4 चैम्बर आपको दिखेगा इसके अंदर, है ना। तो इसके अंदर जो चैम्बर दिख रहा है हमें, ये चैम्बर, ये पार्ट्स जो दिख रहा है ना, इस पार्ट्स को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, या इसको और क्या कहते हैं, पॉलन सैक, है ना। समझ में आ रही बात, ये माइक्रोस्पोरेंजिया या क्या है, पॉलन सैक, किसके अंदर है, ये एंथर के अंदर है ना। अब यहाँ पर समझना है हमें कि ये पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया जो है इस चैम्बर को कह रहे हैं, लेकिन दोनों नाम क्यों, है ना। तो सबसे पहले इसको माइक्रोस्पोरेंजिया कब कहेंगे, जब इसके अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, है ना। इसके बाद जब ये माइक्रोस्पोर पूरी तरह से डेवलप हो जाएंगे पॉलन ग्रेन के फॉर्म में, तब हम इसे यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम पॉलन सैक, है ना। इससे पहले हमें समझना है कि ये जो एंथर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये चैम्बर से पहले, तो इस पूरे पार्ट को, ये चैम्बर से रिलेटेड ये पूरे पार्ट्स को हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक थीका, है ना। तो हम कह सकते हैं कि टोटल कितने थीका हो गए, 1 2 3 और 1 4, है ना। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें क्या रखनी है यार, हर एक एंथर में कितने लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं, है ना। इसलिए इसको बाइलोबेट कहते हैं, ठीक है। थीका कितने होते हैं, 4, है ना। पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया कितने होते हैं, ये भी 4 होते हैं, है ना। लेकिन
ये चेंज हो सकता है, बदल सकता है। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, अगर यह अनमैच्योर्ड है, पूरी तरह से मैच्योर्ड नहीं है, अनमैच्योर्ड एंथर है, तब ऐसे केसेस में इसमें पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया कितना होगा, इसमें पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया 4 होगा, 1 2 3 और 1 4, है ना। लेकिन जैसे ही ये मैच्योर्ड हो जाता है तब इसमें पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया का संख्या 2 रह जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच का जो वॉल है वो डिजोल्व हो जाता है, और डिजोल्व होने से इसमें चैम्बर कितने हैं, 2। तो यहाँ पर थीका भी हो गया कितना, डाइथीकस 2 हो गया, है ना। लेकिन जब ये मैच्योर्ड नहीं रहेगा तब कितना होगा, 4, है ना। तो ये 2 थीका कब होगा, जब मैच्योर्ड होगा, या फिर 2 पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया कब होंगे, जब ये मैच्योर होगा। तो मैच्योर्ड एंथर के केसेस में पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया का संख्या कितना होगा, सिर्फ 2 होगा, है ना। तो इस तरह से आपने देखा एंथर का स्ट्रक्चर। इसमें आपको क्या दिखा कि ये बाइलोबेड है, मतलब 2 लोब में ये डिवाइडेड है ना। और इसको सेपरेट करने वाला जो पार्ट्स है उसे हम क्या कह रहे हैं, कनेक्टिव। इसके बाद इसके अंदर जो चैम्बर हमें खाली जगह दिख रहा है उसे क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया या पॉलन सैक। जब यह एंथर अनमैच्योर्ड है तब पॉलन सैक कितना है, 4, और मैच्योर्ड होने के बाद पॉलन सैक कितना है, 2, है ना। लेकिन ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया या पॉलन सैक है इसके चारों तरफ प्रोटेक्टिव लेयर है ना। और ये प्रोटेक्टिव लेयर कितने हैं इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, है ना। तो ये था बाहर से इसका किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है एंथर का। अब हम डिटेल जानेंगे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह से होता है एंथर का, है ना। और वह इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। एक्चुअली यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया फॉर्मेशन किसका होता है, पॉलन ग्रेन का, है ना। और वो मेल गैमेटोफाइट होता है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट को बनने के लिए प्रोटेक्शन चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, ये सारी चीजें कैसे मिलता है अलग अलग लेयर से, इसको हम जानेंगे, है ना। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये एंथर का अलग अलग लेयर क्या है ना, किस तरह से ये प्रोटेक्टेड है। तो हम उसे कह सकते हैं एंथर वॉल, है ना। एंथर वॉल जो है ना, ये कितने लेयर का बना हुआ है, 4 लेयर का बना हुआ है ना। हर एक लेयर के बारे में समझते हैं कि ये चारों लेयर किस तरह से है ना। तो अगर हम इसका इस तरह से डायग्राम देखें तो हम ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके से। तो ये बीच का पार्ट क्या हो गया, कनेक्टिव, जो कि फिलामेंट के अंदर इन करने से ये बना था, है ना। और ये कनेक्टिव का काम क्या है आपको पता है, ये एंथर के दोनों लोब को एक दूसरे से सेपरेट करता है ना। ये हो गया कनेक्टिव। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये कितने लेयर से बना हुआ है, 4 लेयर से। समझना है चारों लेयर को। सबसे बाहर का जो लेयर है ये क्या है, इसे हम कहते हैं एपिडर्मिस, है ना। इसके अंदर का लेयर क्या है, तो हम एक और लेयर बनाएंगे इसके अंदर, और ये अंदर का लेयर क्या होगा, इंडोथेसियम, है ना। इसके अंदर और क्या लेयर होगा, इसके अंदर का लेयर होगा मिडिल लेयर, है ना, मिडिल लेयर। और इसके अंदर भी क्या होगा, इसके अंदर का लेयर होगा टैपिटम, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, एंथर का वॉल 4 लेयर से बना हुआ है, एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम, है ना। अब ये चारों लेयर के बारे में समझना है। एपिडर्मिस सिंगल सेल का लेयर होगा, है ना। और ये सिंगल सेल का लेयर होगा, इसका काम क्या है, तो मेन काम इसका है प्रोटेक्शन, ठीक है। इसके बाद इंडोथेसियम,
इंडोथेसियम भी सिंगल सेल का लेयर होगा, है ना। लेकिन मिडिल लेयर जो है, इस पे ध्यान रखना, ये सबसे थिक लेयर है और ये 2 या 3 लेयर का बना होगा, है ना। 2 या 3 लेयर का ये बना होगा मिडिल लेयर, है ना। और उसके बाद जो है वो क्या है, टैपेटम। तो टैपेटम जो है वो कॉनिकल इस तरह के सेल से बना हुआ, ये भी सिंगल लेयर का है, ठीक है। तो ये देखा आपने एंथर के 4 अलग अलग लेयर के बारे में। अब हमें ये समझना है कि ये चारों लेयर का काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो एपिडर्मिस का काम हमने देखा, प्रोटेक्शन का काम करता है। इंडोथेसियम का काम क्या है, ये भी प्रोटेक्शन के लिए है। मिडिल लेयर का काम क्या है और टैपेटम का काम क्या है, ये प्रोटेक्शन के लिए सारे लेयर्स इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा ये टैपेटम जो है इन लेयर से न्यूट्रिएंट को भी अपनी तरफ ट्रैप करता है, और ट्रैप करने के बाद क्या करता है, तो आपको पता है कि इसके अंदर जो चैम्बर है या जो इंटरनल पार्ट है, इसे हम कह रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजिया या पॉलन सैक, और इसी के अंदर पॉलन ग्रेन बनता है ना। तो ये इंडोथेसियम मिडिल लेयर से न्यूट्रिएंट लेकर के टैपेटम क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है और हेल्प करता है पॉलन ग्रेन ये सारी चीज़ों को बनने में, है ना। लेकिन उससे ज़्यादा इसके पास खुद ही बहुत सारे चीज़ें होती हैं जिससे ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये न्यूट्रिएंट इंडोथेसियम और मिडिल लेयर के सेल से भी ट्रैप करता है ना। तो इसके बाद के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, इसके बाद के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एंथर के सबसे अंदर के लेयर यानी कि टैपेटम, इसके अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। अभी तक हमने देख लिया कि एंथर का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, सबसे बाहर एपिडर्मिस है, इंडोथेसियम है, मिडिल लेयर है और टैपेटम है। अब हम समझेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में कि टैपेटम के अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है और वो सेल कौन से हैं जो इसका फॉर्मेशन करते हैं, है ना। इट इज ऑल अबाउट टुडे, बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो पहले ही बताया था आपको, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसे कमेंट में पूछे, चाहे वो किसी भी बुक्स का हो या एनसीईआरटी का हो या जो लेक्चर में है उसका डाउट हो, ये सारी चीज़ें पूछे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मन्नू ट्यूटोरियल ऐप का लिंक मिलेगा, जिससे आप ऐप को इंस्टॉल करें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको सारे लेक्चर एक जगह पर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको डेली प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल अवेलेबल हैं। तो इसे आप इंस्टॉल करें और इसका बेनिफिट लें। थैंक यू।